Hello my dear students, once again I am back with another video, and in this video we are going to cover the remaining part of chapter number 16. Okay? The need for a parliament. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मच डाइवर्सिटी। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, है ना। अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ इंडिया में देखने को मिलती हैं। इट इनहैबिट्स पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़। तो अलग अलग धर्म के और अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। पार्लियामेंट बिकम्स नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट टू रन एंड मैनेज द कंट्री एमिड सच डाइवर्सिटी। तो इस डाइवर्सिटी के बीच में कंट्री को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए पार्लियामेंट का होना बहुत ही नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, यानी ज़रूरी भी है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन therefore the parliament has been described as the biggest democratic institution। तो सिर्फ इसीलिए ही हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? एज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। We have learned that the parliament consists of two houses and both the houses participate equally in the process of formation and making amendments in laws। तो क्या सीखा हमने कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये दो हाउसेस होते हैं, ओके। एंड बोथ द हाउसेस पार्टिसिपेट इक्वली, और दोनों ही हाउसेस जो हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं किस में? इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मेकिंग अमेंडमेंट्स इन लॉज। तो कायदे में, लॉ में कोई भी अमेंडमेंट लाना है या फॉर्मेशन यानी नया कायदा बनाना है, तो इनकी जो भी प्रोसेस होती है उसमें दोनों ही हाउसेस इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर दिस पर्पस स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैव बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी गिवन हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द पार्लियामेंट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, और पार्लियामेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शंस मीन्स अपना काम इंडिपेंडेंटली वो करती है, अपना जो भी काम काज होता है, जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो इंडिपेंडेंटली करती है। रोल ऑफ द पार्लियामेंट। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द पार्लियामेंट फंक्शंस इन अकॉर्डेंस with the guidelines given in the constitution। तो अभी तक हमने जो भी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पार्लियामेंट अपने सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइंस गिवन हैं उसके अकॉर्डेंस, ओके। सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं? इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस दैट आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट कमिटीज़ आर फॉर्म्ड टू कैरी आउट दीज फंक्शंस। और ये जो फंक्शंस होते हैं उनको कैरी आउट मीन्स परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ फॉर्म की जाती हैं, अलग अलग कमिटियाँ बिठाई जाती हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कैरिड आउट बाय द पार्लियामेंट इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉज एंड मेकिंग अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग लॉज और रिपेलिंग दैम। देखो अब ये चीज़ तो ना बार बार रिपीट ही हो रही है, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट का मेन काम यही है कि नए लॉज को बनाना, और जो बने हुए हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं उनमें अगर हमें कुछ चेंज करना है, यानी हमें मतलब पार्लियामेंट को, तो उसमें वो चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लॉ ऐसा है जिसे निकाल देना ज़रूरी हो जाता है तो उसे रिपेल मीन्स उसे रद्द भी कर सकती है। तो ये उसका मेन काम है, ठीक है। Through the budget, the Parliament exercises control over the expenditure made by the executive machinery। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है किस पर? द एक्सपेंडिचर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव मशीनरी। जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी के थ्रू एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उन पर
पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है। एग्जीक्यूटिव मशीनरी इन द सेंस जो कार्यकारी तंत्र रहता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कैसे कर सकती है? थ्रू द बजट। अब बजट में गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रिसीप्ट्स होती हैं, सबकी डिटेल होती है, उसी को बजट कहते हैं। तो उसके थ्रू पार्लियामेंट जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह रहते हैं एग्जीक्यूटिव मशीनरी के, उस पर कंट्रोल कर सकती है। द डिबेट्स ऑन गवर्नमेंट्स पॉलिसीज विच टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट मेक द गवर्नमेंट कॉन्शियस अबाउट इट्स मिस्टेक्स एंड शॉर्टकमिंग्स। तो पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, या फिर कह लो कि बहस होती है, उससे गवर्नमेंट थोड़ा कॉन्शियस हो जाती है अपनी मिस्टेक्स को लेके, अपनी जो खामियां वगैरह होती हैं उनकी पॉलिसीज़ में, उनको लेकर गवर्नमेंट थोड़ा कॉन्शियस हो जाती है, जागरूक होती है, और उसे पता चलता है कि कहाँ पर वो गलतियाँ कर रही है। These debates also make the whole nation aware about the government policies. और ये जो डिबेट्स होती हैं, जो बहस होती है पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर, इससे नेशन, होल नेशन, पूरे नेशन की जो जनता है वो भी अवेयर होती है अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में पूरी नेशन को जानने मिलता है। The President. The President is the first citizen of the country and also the constitutional head. The whole administration of the country is carried out in the name of the President. तो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोलते हैं और वो कंट्री का फर्स्ट सिटीज़न होता है। द होल एडमिनिस्ट्रेशन यानी पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री का, कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, यानी राष्ट्रपति के नाम पर होता है। क्वालिफिकेशंस: द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। कैंडिडेट जो भी प्रेसिडेंट है वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। He or she must be aged 35 years or above, और उसकी एज 35 years या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। He or she should not be a salaried employee of the government. तो जो भी प्रेसिडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो गवर्नमेंट का कोई सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। He or she should have qualification to be eligible for the membership of the लोक सभा और द राज्यसभा। तो कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होना चाहिए फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस की नीड रहती है वो होनी चाहिए उस कैंडिडेट की, और वो अगर एलिजिबल है लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए तो वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. The President appoints the ministers of the Union Council of Ministers with the advice of the Prime Minister and administers the oath of office to the appointed ministers. तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो यूनियन काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, उसके मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। फिर से देख लेते हैं, यूनियन काउंसिल जो है मिनिस्टर्स की, उसके मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है, बट विथ द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ काउंसिल के जो मिनिस्टर्स हैं उनको खुद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ, एंड एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। और जो अपॉइंटेड मिनिस्टर्स होते हैं यानी जिनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, फिर उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। कौन से मिनिस्टर्स? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो केंद्रीय काउंसिल है मिनिस्टर्स की, उसके लिए मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम है प्रेसिडेंट का, विद एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ करते हैं। और जो अपॉइंटेड मिनिस्टर्स होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम, उनका जो भी पद रहता है, जो भी उनकी पोस्ट है, उस पोस्ट का शपथ उन्हें लेना पड़ता है, तो वो शपथ दिलाने का काम भी प्रेसिडेंट करते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड इज़ ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर वॉर
और conclude a treaty. तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया. The armed forces consist of the Indian Navy, the Indian Army and the Indian Air Force. तो ये सारी जो फोर्सेस हैं ये सब आर्म्ड फोर्सेस में आ जाते हैं. ठीक है, तो ये जो भी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं इंडिया के, इसके सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं एंड इज ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड अ ट्रीटी. ऑथराइज्ड मीन्स अप्रूवल देना. ठीक है, तो प्रेसिडेंट वॉर डिक्लेयर करने की अनुमति दे सकते हैं और कंक्लूड अ ट्रीटी यानी संधि या कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट कह सकते हैं, उसे कंक्लूड करने के लिए भी अप्रूवल प्रेसिडेंट देते हैं. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन ऑफिशियल्स एंड इंडियन एम्बेसडर्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज. तो प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं? स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, देन चीफ इलेक्शन ऑफिशियल्स मींस जो चुनाव अधिकारी होते हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी जिसे हम कहते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं. देन इंडियन एम्बेसडर्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए एम्बेसडर्स राजदूतों को अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट का है. पहले देख लेते हैं अभी एम्बेसडर क्या होता है. एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री. तो एम्बेसडर्स को राजदूत भी कहा जाता है और इनका मेन काम क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट पर्सन यानी स्पेसिफिक पर्सन माने जाते हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडियन एम्बेसडर्स हैं, तो इंडिया को फॉरेन कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इंडिया के बारे में फॉरेन कंट्रीज़ को सब एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे. लेकिन अगर वहाँ पर हमारी कंट्री से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, कोई बात है, तो वो हम तक पहुंचाएंगे. ठीक है, तो दूत का काम क्या होता है? जैसे नॉर्मल दूत होता है, मैसेंजर होता है, बिल्कुल वही काम करता है एम्बेसडर भी. बट इंडियन एम्बेसडर है तो इंडियन एम्बेसडर फॉरेन कंट्री में रहता है और फॉरेन में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही जो भी फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो इंडिया से शेयर करता है. द प्रेसिडेंट इज़ ऑथराइज्ड टू समन और टू प्रोरोग द मीटिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस. तो दोनों ही हाउसेस यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों ही हाउसेस की जो मीटिंग्स होती हैं उनको बुलाने का काम, समन मीन्स मीटिंग्स बुलाने का काम, और टू प्रोरोग मीन्स मीटिंग्स को एक तरह से मुलतवी करने का काम. ये वर्ड सुना होगा सबने, है ना. जजेस कैसे बोलते हैं, अदालत मुलतवी की जाती है, बिल्कुल उसी तरह से मुलतवी करने का काम यानी मीटिंग्स को प्रोलॉन्ग करना या फिर अवॉइड करना, टालना जिसे हम कह सकते हैं, या फिर और पोस्टपोन करना. ठीक है, तो मीटिंग्स को बुलाना, प्रोलॉन्ग मीन्स बढ़ाना या फिर पोस्टपोन करना, इन सब ये सारे जो भी काम होते हैं इन सब में भी प्रेसिडेंट इज़ ऑथराइज्ड मीन्स प्रेसिडेंट ही अप्रूवल देता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया may issue a proclamation of national emergency when the security of any part of the country is threatened. The President may dismiss the State Council of Ministers and take over the executive powers of the state by imposing President rule in that state. A bill becomes a law only after it is signed by the President. तो कंट्री के यानी इंडिया के किसी भी पार्ट की अगर सिक्योरिटी खतरे में है, थ्रेटेंड यानी कोई भी तरह का खतरा है, तो नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का काम, घोषणा करने का काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं. इसके अलावा जो स्टेट काउंसिल है मिनिस्टर्स की, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको डिसमिस करने का काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं. और इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, तो अपना प्रेसिडेंट रूल बाय इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल ही कैन टेक ओवर द एग्जीक्यूटिव पावर्स. सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स स्टेट की वो खुद ले सकते हैं, खुद ही अपने हिसाब से वो राज्य चला सकते हैं. और कोई भी बिल लॉ तभी बनता है जब उस पर
प्रेसिडेंट के साइन हो, यानी जब भी बिल पास होता है अगर उस पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते हैं तो वो लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही कोई भी बिल लॉ बन जाता है। टर्म, द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 years. When in office, no criminal case can be launched against the president, nor any order can be passed for his arrest or imprisonment. In the absence of the president, vice president discharges the duties. The president gives his or her resignation to the vice president. तो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसका टर्म 5 years का रहता है, और जब वो अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे होती हैं यानी उनके पूरे कार्यकाल में उन पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता है, और ना ही उन्हें अरेस्ट करने का या उन कारावास का कोई ऑर्डर भी पास नहीं किया जा सकता है। और उनके एब्सेंस में यानी प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जो हैं डिस्चार्जेस द ड्यूटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज और हर रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को यानी उपराष्ट्रपति को देते हैं। The Prime Minister. The Prime Minister is the head of the Council of Ministers. He or she is elected either for the Lok Sabha or for the Rajya Sabha. The President invites the leader of the party having majority to form the government. The President administers the oath of office to the Prime Minister and the Council of Ministers. The Council of Ministers is also known as the executive of the Parliament. If the Prime Minister resigns, the whole Council of Ministers gets dispersed. The Prime Minister is constitutionally responsible to the Parliament. तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी प्रधानमंत्री होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, और उन्हें या तो लोकसभा के लिए इलेक्ट किया जाता है या तो राज्यसभा के लिए। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो भी पार्टी जिस भी पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उसके लीडर्स को इनवाइट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट जो हैं यानी राष्ट्रपति शपथ भी दिलवाते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सभी को शपथ दिलाने का काम करते हैं, उनके पद के लिए वो शपथ लेते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसे एग्जीक्यूटिव ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है। पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव किसको कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन दे देते हैं तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पूरी मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है वो डिस्पर्स हो जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है। और जो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यानी जवाबदार होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से। ठीक है, यानी हाँ संविधान की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट। Functions of the Prime Minister. The Prime Minister carries out the task of allocating various ministers, departments to the Council of Ministers and monitor and coordinate their activities. Policy level decisions are also taken by him. Allocating means allot करना, ठीक है। तो various ministers and departments, अलग अलग departments और ministers को allot करने का काम कौन करते हैं, Prime Minister करते हैं। किसको allot किए जाते हैं, तो to the Council of Ministers and monitor and coordinate their activities। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने का काम, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है कौन परफॉर्म करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। पॉलिसी लेवल डिसीजंस आर ऑल्सो टेकन बाय हिम। अब पॉलिसी लेवल के जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही लिए जाते हैं। ओके, अब पॉलिसी लेवल डिसीजंस इन द सेंस ये कौन से डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हम लोगों ने सुनी हुई हैं, सुना होगा आप लोगों ने भी, टीवी पर आती हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्वच्छ भारत मिशन, ये भी एक पॉलिसी ही है, सरकार की नीति ही है जो कि अक्टूबर 2014 में आई थी। उसके बाद मेक इन इंडिया, ये सितंबर 2014 में। देन स्किल इंडिया, इसके साथ साथ दूसरी एक 2015 में आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, नीतियाँ होती हैं, ये सब पॉलिसी से मानी जाती हैं, इनको ही हम कहते हैं पॉलिसीज़। ओके,
तो पॉलिसी लेवल के जो भी डिसीजंस होते हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर लेते हैं. द प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जो यूनियन काउंसिल है मिनिस्टर्स की, वहाँ पर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट जी का. बट किसकी एडवाइस के साथ करते हैं? तो वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ. ठीक है. इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु डिसाइड्स whom to include in the council of ministers and whom to keep out. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है, ये सब डिसाइड कौन करते हैं? खुद प्राइम मिनिस्टर करते हैं. मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही चेयर्ड मीन्स कंट्रोल होती हैं. Both the Prime Minister and the Executive are constitutionally responsible to answer the questions raised by the members of the Parliament. तो Prime Minister और Executive both, यहाँ पर both means दोनों. ठीक है. Prime Minister भी और Executive भी, they both are constitutionally responsible. मतलब Constitution में ही ये कहा गया है. ठीक है. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर व्हाट? टू आंसर द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट के मेंबर्स जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसको आंसर करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्राइम मिनिस्टर की भी और एग्जीक्यूटिव की भी. द स्पीकर, चेयरमैन. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसी में से लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है. द इलेक्टेड स्पीकर मोस्टली बिलोंग्स टू द पार्टी हैविंग मेजॉरिटी. और वो पार्टी जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उसी में से मोस्टली स्पीकर जो है वो चुना जाता है. ठीक है. तो जो भी स्पीकर इलेक्टेड होते हैं वो मोस्टली किससे बिलोंग करते हैं? टू द पार्टी हैविंग मेजॉरिटी. Okay, according to the provision made in the Constitution, the Vice President of India is also ex officio chairman of the Rajya Sabha. तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होते हैं. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होते हैं. इफ एनी मेंबर बिहेव्स इन एन indecent manner in the house, the speaker or the chairperson can suspend him or her for a day or for the whole session. तो अगर कोई भी मेंबर इनडिसेंट मैनर करता है, इनडिसेंट मैनर में बिहेव कर रहा है हाउस के अंदर, मतलब जो सभा होती है जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, हम उसको हाउसेस ही कहते हैं. ठीक है. तो अगर कोई भी पर्सन है या मेंबर है इनडिसेंट मैनर में बिहेव कर रहा है तो स्पीकर या फिर जो चेयरपर्सन होते हैं वो उसे सस्पेंड कर सकते हैं फॉर अ डे और फॉर द होल सेशन. पूरे सेशन के लिए या सिर्फ एक दिन के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं. इन बोथ द हाउसेस मेंबर्स आस्क देयर क्वेश्चंस एड्रेसिंग द स्पीकर और द चेयरपर्सन. और इन दोनों ही हाउसेस में जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं एड्रेसिंग द स्पीकर और द चेयरपर्सन. ठीक है. तो स्पीकर या चेयरपर्सन को एड्रेसिंग मीन्स एड्रेस करते हुए, उनको संबोधित करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दे कैन नॉट आस्क डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स. और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से या अदर मिनिस्टर्स जो भी हैं उनसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते. रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस एंजॉय सिमिलर राइट्स. तो दोनों ही हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं दे एंजॉय सिमिलर राइट्स. ठीक है. सिमिलर राइट्स यहाँ पर एंजॉय करते हैं दोनों. In the parliament, they talk about the problems or issues of the constituency they represent. तो जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर होने वाली प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को यहाँ पर क्लियर किया जाता है, बताया जाता है, उनके बारे में इन हाउसेस में बात की जाती है.
ताकि उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। ओके, तो क्या होता है पार्लियामेंट में, किसके बारे में बात की जाती है? वो सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को वो खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज पार्लियामेंट का एक मेंबर है जो किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आया है। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? हर स्टेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट्स होते हैं इसको ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हर एक पार्ट में से अलग अलग मेंबर जो है वो इलेक्ट किया जाता है फॉर द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जिस एरिया से एक पार्लियामेंट आता है वो अपनी एरिया के बारे में जो प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट हो रही हैं, जो इश्यूज वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेगा। तो वो जो पार्ट है, एक पर्टिकुलर एक पार्ट है, एक रीजन है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूंसी कह सकते हैं, ठीक है। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे इश्यूज और प्रॉब्लम्स को लेकर वो यहाँ पर शेयर करेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट में यही होता है। जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, जो एमपीज़ होते हैं, वो जहाँ से इलेक्ट होकर आए हैं वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी जो अपनी है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं, वो यहाँ पर उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके इश्यूज और प्रॉब्लम्स यहाँ पर वो शेयर करेंगे। Proceedings of both the houses are telecast so that people can watch them. Members of any of the houses can present their ideas or views freely. The questions asked in the parliament and the answers given to them are recorded. लोग अच्छे से देख सकें कि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर किस बात पर चर्चा हो रही है, क्या चर्चा हो रही है, इसीलिए उसका टेलीकास्ट किया जाता है। और जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपने आइडियाज़, अपनी व्यूज़ फ्रीली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं उनको लेकर, जो भी उनको आइडियाज़ आ रही हैं या उनको जो भी व्यूज़ बताने हैं अपने, वो सब आराम से वो फ्रीली शेयर कर सकते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आंसर्स दिए जाते हैं और ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। Understanding law. In India, the methods of formation of legislation are developed on the basis of the model of the British Parliament. तो इंडिया के अंदर फॉर्मेशन, लेजिस्लेशन के फॉर्मेशन की जो मेथड्स हैं ये सब डेवलप किस बेस पे हुई है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल के बेसिस पे। समझ में आ रहा है? इंडिया के अंदर लेजिस्लेशन के फॉर्मेशन की जो मेथड्स हैं उसका डेवलप हुआ है, किसके बेस पे हुआ है उसका डेवलप? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल्स के बेस पे। ओके, एज मेंशन्ड अर्लियर, न्यू लॉज आर फॉर्म्ड एंड अमेंडमेंट्स आर मेड इन एग्जिस्टिंग लॉज व्हेन नेसेसरी। नए लॉज को बनाया जाता है और क्या होता है? अमेंडमेंट मीन्स जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें चेंज किया जाता है, जब भी ज़रूरत पड़े तब चेंज किया जाता है। The aim of framing laws is to maintain individual as well as collective freedom. तो एम क्या होता है? मेन एम क्या होता है? मेन गोल क्या होता है? लॉज को फ्रेम करने का, लॉज को बनाने का, कायदों को बनाने का मेन एम क्या होता है? इंडिविजुअल या कलेक्टिव फ्रीडम को मेंटेन करना। मतलब कोई एक इंडिविजुअल आप ले लो या कलेक्टिव कोई ग्रुप ले लो, हर किसी की फ्रीडम के लिए कायदे बनाना, कानून बनाना बहुत ही ज़रूरी है। The executive body sees to it that the laws are properly implemented. तो एग्जीक्यूटिव बॉडी चेक करती है, देखती है कि लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं। और द लॉज ऑफ आवर कंट्री bestow इक्वल राइट्स टू ईच सिटीजन। और हमारी कंट्री के जो लॉज हैं वो हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स देते हैं। bestow मीन्स कुछ प्रदान करना, देना, ठीक है। तो इंडिया के हर एक सिटीजन को इक्वल राइट दिया गया है। इफ़ द लॉ इज़ नॉट फॉलोड एंड रिजल्ट्स इन इनजस्टिस टू समवन, ही और शी कैन गो टू द जुडिशरी। अब अगर लॉ को ढंग से फॉलो नहीं किया जाता है और उसका रिज़ल्ट किसी के साथ अन्याय होता है तो क्या कर सकते हैं? आप जुडिशरी में जा सकते हैं, मतलब न्यायपालिका में जा सकते हैं। The judiciary interprets the law and confers proper justice to the victim. Constitutionally, the judiciary functions independently. तो न्यायपालिका क्या करती है? विक्टिम मीन्स जो पीड़ित हैं उसे प्रॉपर जस्टिस मिले उसका ख्याल रखती है, और इसी के साथ साथ जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है। मीन्स वो अपने सारे काम इंडिपेंडेंटली कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब
संवैधानिक रूप से इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है. Now we'll see why law is needed. All are equal and all are respectable. Is the policy on the basis of which the law of our country functions. तो हमारी कंट्री का जो लॉ है वो किसके बेस पे फंक्शंस मीन्स काम करता है, एक पॉलिसी पे. और वो पॉलिसी कौन सी है? ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर रिस्पेक्टेबल. हम सभी इक्वल हैं और हम सभी रिस्पेक्टेबल हैं. इस पॉलिसी के बेस पे हमारी कंट्री का जो लॉ है वो फंक्शंस मीन्स काम करता है. लॉ एंश्योर्स पीस, सेफ्टी एंड यूनिटी इन आवर कंट्री. और जो हमारा लॉ है यानी जो कायदे हैं वो इंश्योर करते हैं कि हमारी कंट्री में पीस यानी शांति है, सेफ्टी है, सुरक्षा है और यूनिटी मीन्स एकता है. लॉ इज़ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द सिस्टम. तो लॉ जो है वो बहुत ही नेसेसरी हो जाता है फॉर डेमोक्रेसी. लोकशाही तंत्र है ना, तो डेमोक्रेसी के लिए और साथ ही स्मूथ रनिंग सिस्टम के स्मूथ रनिंग के लिए लॉ जो है वो बहुत ही नेसेसरी रहता है. वैल्यूज स्टेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन इनटू अकाउंट while forming the laws. If a law is formed against the stated norms in the Indian Constitution, the Indian judiciary can nullify it. तो लॉज को फॉर्म करते वक्त मीन्स बनाते वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी वैल्यूज़ स्टेट की हुई हैं उनको टेकन इनटू अकाउंट मीन्स ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं. और अगर उनके खिलाफ यानी उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट अगर कोई लॉ बन जाता है, ओके, जो भी नॉर्म्स अंदर स्टेटेड हैं उसके अगेंस्ट अगर कोई लॉ बन जाता है तो इंडियन जुडिशरी उसे नलिफाई मीन्स रद्द कर सकती है.